brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? अगर सफल रहा तो कितने % सफल रहा? अगर सफल नहीं रहा तो कसर कहाँ रह गई? मोटे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के 10 प्रमुख सबक भारत के हिसाब से क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ा सबक है कि दुश्मन भले ही कितना कमज़ोर हो, आप उसको दबा सकते हैं, झुका सकते हैं, घुटनों पर ला सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से कुचल नहीं सकते, ज़मींदोज़ नहीं कर सकते, मिट्टी में नहीं मिला सकते। अब ये भ्रम है ये पालना कि पाकिस्तान फिर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं देगा, ये अपने आप में भ्रम है। देखिए, अमेरिका वियतनाम से 17 साल लड़ा, वापस जाना पड़ा। यूएसएसआर, उस समय का सोवियत रूस, अफ़गानिस्तान में 10-15 साल तक लड़ता रहा, वापस जाना पड़ा। फिर अमेरिका लड़ता रहा अफ़गानिस्तान में, वापस जाना पड़ा। अमेरिका और क्यूबा के बीच में लंबी लड़ाई चली, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। इसी तरह बहुत सारे और युद्ध हैं जिनकी बात कर सकते हैं। अभी ताज़ा युद्ध आप यूक्रेन और रूस का ले सकते हैं आप। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सबक ये है कि आपको अपना घर मजबूत करना है। 9/11 हुआ अमेरिका में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। उसके बाद अमेरिका ने अपने आप को अभेद किले में बदल दिया जहां परिंदा भी पर नहीं मार सके। तो भारत को भी उसी संदर्भ में जाना है और जितना पैसा युद्ध के लिए नए नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीद में हो रहा है, उतना पैसा या उससे कम पैसा इंटेलिजेंस गैदरिंग में, इंटेलिजेंस जो अलग अलग एजेंसीज़ को मिलती है, खुफिया सूचनाएं, उसमें कोऑर्डिनेशन बैठाने में खर्च करना चाहिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। अपना घर आप मजबूत करोगे तो दुश्मन किसी कीमत पर आपके घर में घुस नहीं पाएगा। करगिल 1999 करगिल रिव्यू कमेटी बनी, KRC, उसमें भी इसी तरह की सिफारिशें की गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2 साल बाद 2001 के अंदर भारत के संसद पर हमला हुआ। उससे पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला हुआ। फिर 2008 में मुंबई पर हमला हुआ। 2014 में जब से मोदी जी आए हैं, 5 बड़े हमले हो चुके हैं। 2016 का उरी, 2019 का पुलवामा, अभी 2025 का पहलगाम, उससे पहले 2017 और 2020 में चीन के साथ झड़पें हुई डोकलाम लद्दाख वाले इलाके में। तो अपने घर की मजबूती दूसरा सबसे बड़ा सबक है। तीसरा सबक है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अब बढ़ने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और पैसा, शोध, रिसर्च खर्चने की ज़रूरत है। UAE जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, उन पर पैसा, ड्रोन पर शोध, ड्रोन का इस्तेमाल आगे जाके लड़ाइयों में बहुत इस्तेमाल होने वाला है। चौथा है कि पाकिस्तान और चीन की अद्भुत दोस्ती सामने आई। चीन ने पाकिस्तान को रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी। चीन के हथियारों का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। लंबे समय तक ये खिंचता ये मामला तो चीन कहीं हस्तक्षेप भी कर सकता था, दूसरा मोर्चा भी भारत के खिलाफ खुल सकता था, इसकी आशंका है। बांग्लादेश एक तीसरे मोर्चे के रूप में क्या भविष्य में उभर कर सामने आ सकता है, इस बात की आशंका है। 3 मोर्चों पर एक साथ भारत क्या लड़ सकता है, इसके लिए किस तरह की सामरिक तैयारियां करनी पड़ेंगी, या अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और रूस जैसे पुराने दोस्तों के साथ दोस्ती का नवीनीकरण कराना होगा। ये एक बड़ी चुनौती है। 5वां सबक है कि न्यू नॉर्मल है। हिंदुस्तान ने तो कह दिया कि साहब अब पाकिस्तान कोई आतंकवादी घटना करेगा भारत के अंदर जिसके लिए पाकिस्तान सीधे सीधे जिम्मेदार होगा, तो भारत इसे एक्ट ऑफ वार समझेगा और पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देगा। लेकिन पाकिस्तान का नया नॉर्मल है कि आतंकवादी घटना करो, पाकिस्तान रिएक्ट करेगा तो परमाणु जखीरे खतरे में हैं, परमाणु हथियार छोड़ देंगे, इस तरह का रोना रो। और दुनिया के जो USA, यूरोपियन यूनियन और दूसरे देश हैं, उन सबको चिंता में डाल दो और सीज़ फायर करवा लो। तो इसका कोई तोड़ बहुत ज़रूरी है भारत के हिसाब से। छठा सबक है कि
रूस हमारा खास दोस्त हुआ करता था। अभी भी देखिए S-400, S-400 मिसाइल की चर्चा हर कोई कर रहा है, लेकिन भारत इस बीच USA की तरफ तेजी से झुका है। दूसरी बात है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है और चीन और रूस की दोस्ती है, और भारत और रूस की दोस्ती उतनी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी, या रूस को ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे रूठे हुए दोस्तों को मनाया जाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के पक्ष में भारत एक बार भी नहीं आया, और रूस का उसने एक तरह से साथ दिया था, जिसका फ़ायदा भी मिला कि क्रूड ऑयल करीब 30% के रियायती दामों पर रूस ने भारत को बेचा था। सातवां सबक है कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक मकसद भी कोई था क्या। देखिए, कोई भी ऐसी लड़ाई जिसमें कोई राजनीतिक मकसद हो नहीं हो, कोई भी ऐसी लड़ाई जिसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं हो, ऐसी लड़ाई की अपनी सीमाएं होती हैं। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध इंदिरा गांधी का एक राजनीतिक मकसद था कि पूर्वी पाकिस्तान को, बांग्लादेश जो बाद में बना, उसको पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कर देना है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देने हैं। ये एक राजनीतिक मकसद था जिसमें इंदिरा गांधी ने कामयाबी हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर का क्या कोई राजनीतिक मकसद हमारे सामने था? मुझे समझ में नहीं आता। क्या अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा करना है, जिसकी बात विदेश मंत्री से लेकर राजनाथ सिंह करते रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी सामरिक तैयारी नहीं थी, उस हिसाब से लड़ाई भी लड़ी नहीं गई। तो ऐसी लड़ाई जिसका कोई राजनीतिक मकसद हो, वो लंबा नहीं चलता। 96 आवर्स चला, इससे ज़्यादा थोड़ा सा और चल सकता था, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। 8वां सबक है, सबक ये हमें सिखाता है कि पाकिस्तान की सेना ने क्या सबक सीख लिया है। क्या पाकिस्तान की सेना को हमने सबक सिखा दिया है? क्या पाकिस्तान की सेना इस कदर नष्ट हो गई है कि अब वो सर नहीं उठा पाएगी? क्या पाकिस्तान की सेना को इस तरह हमने नेस्तनाबूद कर दिया है कि अब वो आतंकवादियों का सहारा लेने से या आतंकवादियों को सहारा देने से उनका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचेगी? जवाब आप सोचिए। 9वां सबक है कि 1971 के बाद जितनी भी भारत और पाकिस्तान में तनाव हुआ, वो LOC पर ज़्यादातर हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुआ, जम्मू से सटे बॉर्डर वाले इलाके में ज़्यादा हुआ। तो जम्मू कश्मीर तक सीमित रहा, या डोकलाम तक सीमित रहा, या एक बार सिक्किम की साइड को झड़पें हुई थी वहाँ तक सीमित रहा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, जम्मू शहर, पंजाब के कई शहर, राजस्थान के कई शहर, गुजरात के कई भुज जैसे शहर, यहाँ पर पाकिस्तान के ड्रोन आकर गिरे, मिसाइलें आकर नष्ट कर दी गई, वो अलग कहानी है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ तक बढ़ आया। तो इससे भारतीय जनता की उम्मीदें भी बढ़ी हैं, अपनी सरकार को लेकर आशंकाएं भी बढ़ी हैं। ऐसे में भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ कर रहा है, उससे क्या बड़ा मकसद, क्या पॉलिटिकल उद्देश्य, क्या डिप्लोमेटिक उद्देश्य, क्या स्ट्रेटेजिक उद्देश्य वो हासिल करना चाहता है, ये जो शहरों की जनता है इनको समझाना ज़रूरी हो गया है। पहली बार फिरोजपुर के लोग कांपे, पहली बार बाड़मेर, पहली बार जैसलमेर, पहली बार पंजाब के जलंधर, अमृतसर जैसे दूसरे शहर। 10वां सबसे बड़ा सबक है कि दुनिया अपने आप में व्यस्त है, दुनिया अपनी मस्ती में डूबी है, दुनिया के पास ना समय है ना संयम है। भारत और पाकिस्तान युद्ध में हैं, कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, दुनिया के पास कोई फुर्सत नहीं है। आप अमेरिका का रुख देख लीजिए ना, डी वांस ने पहले क्या कहा था उपराष्ट्रपति ने, दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई, आपस या शेख अपनी अपनी देख। तो ऐसे वैश्विक माहौल में भारत को अपनी सामरिक शक्तियों का इस्तेमाल करने से पहले कुछ सोचना पड़ सकता है। ये सब सबक पाकिस्तान के लिए भी हैं, पाकिस्तान के लिए तो इससे गहरे सबक हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ा सबक ऑपरेशन सिंदूर का ये है
कि अपना घर मजबूत रखो, अपना घर अभेद किले में तब्दील कर दो। अपना घर मजबूत रहेगा तो दुश्मन सर मार कर रह जाएगा, सर पटक कर रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका घर महफूज रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।